हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब भी बोलते होंगे हमने ज़िंदगी के अंदर इतने सारे प्रेशर देखे, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रेशर है, जो कि हम बुल रन का इंतज़ार कर करके थक गए हैं, टूट गए हैं, और कई लोग तो इतने डिसपॉइंट हो चुके हैं, खासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके, कि यहाँ पर अब बस वो मौका तलाश रहे हैं कि एक मौका मिले और हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। मुझे ये पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बार जब इस मार्केट को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर भी ऐसे थॉट आते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो यहाँ पर हमेशा लाल दिखता है, एक छोटी सी उम्मीद दिखती है, एक दिन अच्छा होता है, 4 दिन बुरे होते हैं, तो दिल की धड़कनें यहाँ पे बढ़ ही रहती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जो पुराने चावल हैं, जिनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे चलती है, उनको ये भी पता होगा कि इससे भी बुरे हालात ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर हमने देखे हैं, और यहाँ पर उस टाइम पे भी कई लोगों ने खून के आंसू रोए थे। लेकिन ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है, और आई एम श्योर ये चीज़ आखिरी बार भी नहीं हो रही होगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग हैं नए, और वो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है कि काश यार मेरे पैसे बैंक अकाउंट में होते, और यहाँ पे काश मेरे पास कुछ होता जो मैं क्रिप्टो करेंसी से दूर रहता। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझदारी दिखानी चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर आप स्पॉट के अंदर हो तो देर सवेर में अच्छे कॉइन रिकवर कर जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर इतना प्रेशर है क्यों? बिटकॉइन पे अगले 2 दिन, यानी कि आज का और अगले कल का दिन भी थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर खासकर बिटकॉइन एक दोबारे रिकवरी दिखाई। ऑलमोस्ट 1,08,000 1,09,000 डॉलर पहुँच गया 1,03,000 से। ऐसा क्या हो गया था? लेकिन ऑल्ट कॉइन्स कुछ खास रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। अगले 2 दिन मार्केट क्यों वोलेटाइल रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन की वजह से जो टेंशन हुई पड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन को अलग रख दूँ, शॉर्ट टर्म को अलग रख दूँ, जो बड़े बड़े नाम हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े नाम अगर इस टाइम पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही दिखा रहे होंगे, और वो जो डाटा है, आज बहुत सारा डाटा है जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी समझदारी से दिखानी है, करनी है, और वही सारी चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ बड़े कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे, अच्छे खासे लेवल पे हैं। इथेरियम से हमें बहुत उम्मीद दिख रही है, क्योंकि इथेरियम के अंदर वेल्स की एक्यूमुलेशन भी दिखाई दे रही है, और इथेरियम यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस है उसको हिट कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। साथ देना, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ग्लोबली, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट को जो है इम्पैक्ट डालते हैं। एक तो है FOMC की मीटिंग होनी है आज और कल इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लिया जाएगा। 98-97% अगर पॉली मार्केट पे जाते हैं तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। यहाँ पे और बहुत सारे एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज फेड के चेयरपर्सन की बात करते हैं मिस्टर पॉवेल, उनके ऊपर 1-2 मीटिंग भी करी, प्रेशर भी बना के रखा, पब्लिकली भी उन्होंने बोला कि इनको इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। लेकिन अब वो कल पता चलेगा रात के 11 बजे के आसपास, क्या वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, इंटरेस्ट रेट कट हो ना हो, इस असमंजस के अंदर रहते हैं, या इस दिन के आसपास मार्केट थोड़ी वर्टाइल रहती है, ग्लोबल मार्केट भी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन भी। तो ये एक फैक्टर है जो इस टाइम पे रोल प्ले कर रहा है। अब हो क्या सकता है? हमें नहीं लगता इंटरेस्ट रेट कट होगा, और बहुत सारे और भी लोग उम्मीद कर रहे हैं सितंबर से पहले शायद ना होता देखने को मिले। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ग्लोबल सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है। आपको पता है ईरान इजराइल के अंदर थोड़ी टेंशन हुई पड़ी है। यहाँ पर वो जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है। क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, ग्लोबल एक माहौल बन रहा है कि यार डर का माहौल, कि और सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। G7 जो है उन कंट्रीज़ की मीटिंग भी हो रही है, वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि यार ये डीएस्केलेट हो और ये सारी चीज़ें आगे ना बढ़े। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबली जो है प्रेशर डाल रही हैं पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पे, और उसकी वजह से
हमें यहाँ पे यूएसए की मार्केट हो, यूरोप की मार्केट हो, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी प्रेशर में दिख रही है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, लेकिन इस टाइम पे कॉन्फिडेंस आता है कि बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है, और बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है और बार बार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। कल भी 1,08,000 1,09,000 जाने के बाद अभी 1,06,000 डॉलर के आसपास है, जहां उसको सपोर्ट है। उसके बारे में बात आगे करूंगा टेक्निकली, लेकिन ये तो कुछ नया, कुछ अलग हो रहा है ना। और उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। कल भी ब्लैक रॉक ने 2-2.5 हज़ार बिटकॉइन खरीदे, फिर डेलिटी ने जो है वहाँ उन बिटकॉइन खरीदे। तो ओवरऑल बिटकॉइन की बाइंग तो हो रही है, यानी कि एक बाइंग प्रेशर तो है इस लेवल के ऊपर। 1 लाख के ऊपर भी बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा। माइकल सेलर ने कल फिर से अनाउंसमेंट किया, 10,000 बिटकॉइन से ज़्यादा उन्होंने खरीदे। मेटा प्लेनेट ने 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। तो इंस्टीट्यूशंस तो भैया लगे हुए हैं कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर हम बिटकॉइन की बाइंग करें, और इसी की वजह से यहाँ पे अभी हमें बिटकॉइन गिरता नहीं दिख रहा है, या जितना ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है वैसी नहीं दिख रही है। और ये मत भूलिएगा, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, गोल्ड का प्राइस हो, क्रूड हो या आपका बिटकॉइन हो, वो अल्टीमेटली बढ़ने चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड बोला जाता है और उसी की तरह से लोग कंसीडर इसको करते हैं। तो गोल्ड का हमने ऑल टाइम हाई देखा, अभी क्रूड भी अच्छा खासा पंप कर रहा था, तो बिटकॉइन ने भी निराश नहीं किया। 1,03,000 1,02,000 से कल 1,08,000 1,09,000 पहुंच गया था। तो आप क्या कहोगे, मार्केट के अंदर यूएसए की हो, ग्लोबल मार्केट हो, वो गिर रही हैं, बिटकॉइन फिर भी अपोजिट कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए था, और जैसा हमने 2 दिन पुरानी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था। लेकिन थोड़ा प्रेशर मार्केट के अंदर है, और उससे ज़्यादा प्रेशर बिटकॉइन पे और ऑल्ट कॉइन्स पर है। लेकिन बिटकॉइन तो फिर भी सस्टेन कर जाता है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा हमें चुभ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वही झिंगी वाला कॉइन है, और बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स हमारे पास नहीं है। और ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि बड़े कॉइन्स पे फोकस करो, ताकि ये जो सिचुएशन जिसके अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल का घंटा घर बन जाता है, वैसा आपके साथ ना हो। तो वही चीज़ आज की डेट में हो रही है। लेकिन जो बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, उसमें से एक और कंट्री का नाम जुड़ रहा है जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने जा रही है, और वो है वियतनाम। 2026 1 जनवरी से वो भी एक जो है वहाँ पर भी जो डिजिटल एसेट्स अंडर अ न्यू डिजिटल टेक इंडस्ट्री लॉ, वो जो है लीगलाइज हो जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ है। वियतनाम एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, एक बड़ी कंट्री है। अगर वहाँ पे भी बिटकॉइन लीगलाइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन ये बढ़ रही है। साथ के साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बिटवाइस के जो जेफ पार्क हैं, वो कहते हैं कि भैया एक सपने की तरह है आज की डेट में एक बिटकॉइन होना। 1 लाख डॉलर से ऊपर है, समझ लो 90 लाख 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन है आज की डेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। जेपी मॉर्गन जो कि दिन रात कोसता था, जो उसके फाउंडर भी थे, दिन रात कोसते थे, आज की डेट में वही बात हो रही है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। और उन्होंने भी फाइनली फाइल किया है JPMD ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर डिजिटल ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो एंड क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज। तो एडॉप्शन तो बढ़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दो बड़ी मैं कुछ चार्ट पे भी आपका नज़र डालना चाहता हूं कि आप एक बार नज़र डालें। वो है एक माफ़ कीजिए, थोड़ा गला खराब है। एक है कि वेल्स और रिटेलर्स कर क्या रहे हैं। बाइनेंस पे अगर इन्फ्लो देखते हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा लो पर है। तो हर कोई अपने पास यहाँ बटोर के बैठा हुआ है, और ख़ासकर बिटकॉइन तो नहीं दे रहा है। बोथ ग्रुप, इसमें वेल्स के साथ में रिटेलर्स बहुत कमज़ोर दिल वाले भी होते हैं, लेकिन अब बहुत सारे पुराने चावल भी हो चुके होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, जो समझने लगे कि अगर वेल्स यहाँ बाइंग कर रहे हैं तो हमें भी होल्ड करना चाहिए। तो दोनों ग्रुप की बात करते हैं तो वो इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, एंटिसिपेटिंग फॉर अदर अपसाइड। तो ये चार्ट जो निकल के आया है क्रिप्टो क्वांट का, वो भी इसी तरफ इशारा दे रहा है। तो बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो यहाँ मिल रहे हैं। इथेरियम को लेके भी अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, इथेरियम की वेल्स 2018 के बाद में संडे के दिन बात करते हैं, $2.5 बिलियन वर्थ के इथेरियम जो है एक्यूमुलेट किए गए। तो इथेरियम के अंदर बाइंग आ रही है। हम चाहते हैं बिटकॉइन स्टेबल रहे, इथेरियम के अंदर बाइंग आए, ताकि एक बड़ा ऑल्ट सीजन ट्रिगर हो सके, क्योंकि इथेरियम के बाद पार्ट 2 ऑल्ट सीजन की बात करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा ही होता देखने को मिलता है। तो इथेरियम का ना गिव अप करना, वो भी एक सिग्नल दे रहा है कि हम जो ऑल्ट सीजन की बात करते हैं, बुल रन की बात करते हैं,
अभी उसकी गुंजाइश है 2025 में, आप में से ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ अभी भी गुंजाइश है। लेकिन उस गुंजाइश में हमारा बंटा धार ना हो जाए, इससे थोड़ा ज़्यादा लोग परेशान हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन वही बात है कि सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपने सही से पोर्टफोलियो को मैनेज किया होगा या आपने सही से डिज़ाइन किया होगा, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर देर सवेर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। 5x 10x वाले लोग भी यहाँ नहीं बच पाते हैं। और वो क्यों नहीं बच पाते हैं? क्योंकि भैया मार्केट के अंदर यहाँ पे जब मार्केट रुलाने पे आती है तो ये बख्शती नहीं है। लेकिन आप हमारा सपोर्ट किया करो ताकि हम भी लगातार आपके साथ में कंटेंट शेयर करते रहें, तो उतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको वॉच करना है। एक जो पिंक लाइन आपको दिख रही है ये 21 डे मूविंग एवरेज है, और एक है ग्रीन लाइन जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज, और एक और नीचे लाइन है वो ब्राउन लाइन है, वो है 200 डे मूविंग एवरेज। दो बार ऐसा मौका आया, $1,02,000 के आसपास आया, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। इस बार भी ऐसा हुआ था, अभी बाउंस बैक कर गया, और फिर ये 21 जो डे मूविंग एवरेज है वहाँ एक रेजिस्टेंस मिली $1,06,000 के आसपास, और उसको अब ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ। तो आप कह लीजिए इमीडिएट सपोर्ट $1,06,000 के आसपास है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,03,000 $1,02,000 के आसपास है, और एक अगर वहाँ पे भी नहीं कुछ होता है तो एक गदाधारी भीम वाली सपोर्ट, अगर बहुत बड़ी सपोर्ट की बात करते हैं, वो $95,000-96,000 के आसपास टाइम पे निकल के आती है। तो यहाँ पे जब मार्केट के अंदर इतनी वोलेटाइल हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये लेवल्स है जिनको हमने वॉच करना है और जिनके ऊपर आपको यहाँ पे नज़र बना के रखनी चाहिए। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर थोड़ी मार्केट माफ़ कीजिएगा, मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है, अभी जो इमीडिएट इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ 21 डे मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट अच्छी निकल के आती है यहाँ पर है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा से ट्राई कर सकता है। तो ये जो है ना, मैन्युपुलेटर्स ऐसे इवेंट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि FOMC की मीटिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, या ग्लोबल सिचुएशन है, तो मार्केट के अंदर प्रेशर लेके जाए, अपना माल बटोरा जाए और फिर पंप कर दिया जाए। यही चल रहा है पिछले कई दिनों से। तो ये सारी चीज़ें हमें भी अब समझनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कहाँ कहाँ हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, जब वो सारी चीज़ें कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बहुत कुछ आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अगर सही से मैनेज करके रखोगे तो वो हम भी प्रोजेक्ट उनके साथ लेके चल सकते हैं, प्रोजेक्शन अपनी। अब यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम को देख के मुझे एक तसल्ली है, और वो क्या है कि कहीं ना कहीं ये मेंटेन कर रहा है 2400 से 2600 $2700 का जो जोन है, और वहाँ पे बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है। उसको ब्रेकआउट किया था 200 डे मूविंग एवरेज की, फिर वो इवेंट हुआ ईरान इजराइल वाला, और उसके बाद अभी रिजेक्ट हुआ। लेकिन इसने जितनी जल्दी बाउंस बैक किया है और जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन का डाटा निकल के आ रहा है कि बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे इसने दोबारा हिट किया, लेकिन वही इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। 21 और 221 वीक मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, और अभी भी दोबारा कल भी और आज भी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएटली जब तक $2400 के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो 0.382, तो नथिंग टू वरी। और यहाँ से बाउंस बैक करता है और उसके ऊपर क्लोज कर पाता है ये $2650 $2700 से, तो ये $2900 को ट्राई करेगा, वहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5, और उसको पार करता है तो फिर ये अपने जो है 3400 $3500 और $4000 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम का बढ़ना कहीं ना कहीं एक सिग्नल है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिव अप नहीं कर रही है, 64 से ऊपर लगातार मेंटेन कर रही है। इसके नीचे आए तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिले। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। लेकिन अगर मैं बड़े बड़े कॉइन्स की बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे हैं। सुई की बात करते हैं तो $3 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। XRP की बात करते हैं तो यहाँ पर उसको अगर फोकस करते हैं तो $2.2 $2 के आसपास मिले, उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे ओंडो एक अच्छे लेवल के आसपास है, $0.77 के आसपास, उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। इनफैक्ट गाला भी 0.015 के नीचे है, उस पर फोकस किया जा सकता है। इथेरियम पे फोकस कर सकते हो। आर्बिट्रम, अगर इथेरियम बढ़ा है तो आर्बिट्रम दोबारा से उसी लेवल पे आ गया, $0.3 के आसपास, उस पर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ADS $0.6 के आसपास है, उस पर फोकस किया जा सकता है। सोलाना 140-45 के आसपास फोकस किया जा सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट शेक कर सकती है, 10-20% गिरने की गुंजाइश रह सकती है। लेकिन जब रिकवरी दिखाएंगे तो उम्मीद है आपको यहाँ कुछ ना कुछ आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी पेपी की बात करते हैं, वो भी एक रेंज में, अगर मैं एग्जैक्टली आपको चलो पेपी का भी बताता हूँ आपको क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। 10,000 के आसपास आ गया, 8,500 पे आए तो अपनी फील्डिंग लगा के रख सकते हो। तो उम्मीद है वहाँ पे
अगर मिल जाए तो एक फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं शिबा इनू की बात करता हूँ तो वो एक अच्छे जोन के अंदर है, 0.00001200, तो समझ लीजिए 1200 के आसपास है, तो उस पर फोकस किया जा सकता है अगर आप मीम कॉइन के लिए देख रहे हो। बाकी आपका कोई कॉइन है आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर बड़े कॉइन्स अपॉर्चुनिटी दें तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी छोटे कॉइन्स है क्योंकि वही इस टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं।